हेलो हाय नमस्कार, मैं वर्षा दुबे हमारे प्रोग्राम गर्भ संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे पिछले एपिसोड में हमने माँ के लिए मानसिक तौर पर स्वस्थ होना कितना ज़रूरी है उसके बारे में बात की और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे रूटीन के बारे में। गर्भावस्था में जो रूटीन फॉलो किया जाना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। तो इसीलिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विष्णु माने जी। डॉक्टर विष्णु माने, आपका बहुत बहुत स्वागत नमस्कार। है। तो दोस्तों, आज हम डॉक्टर विष्णु माने से ऐसी कई सारी जानकारियां जानेंगे। डॉक्टर, जब बात माँ के गर्भवती होने की होती है, जब हम देखते हैं कि एक माँ बच्चे को जन्म देने वाली होती है, तो क्या किसी तरीके का कोई रूटीन उनको फॉलो करना चाहिए ताकि वो जो क्वालिटीज अपने बच्चे में चाहती हैं वो क्वालिटीज उन्हें अपने बच्चे में देखने को मिले? जरूर, रूटीन कहते हैं ना कि कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। बिल्कुल। मैंने पिछले एपिसोड में बात किया था कि संतान जो है वो सिर्फ एक दिन में नहीं बन रही है, बल्कि वो जी। 9 महीने 9 दिन में तैयार हो रही है। हर रोज कुछ सेल्स जाकर बेबी के शरीर को जुड़ रही है और बेबी का निर्माण हो रहा है। जी। सो एक दिन में नहीं हो रहा है, ये पूरा 9 महीने 9 दिन का प्रोसेस है। तो 9 महीने 9 दिन हो रहा है, मतलब माँ ने सिर्फ एक दिन प्रयास किया तो चलेगा। कई बार मैंने देखा है कि अनेक गर्भ संस्कार, मतलब लोग क्या करते हैं कि 2 दिन का एक वर्कशॉप कर रहे हैं, 1 दिन का वर्कशॉप कर रहे हैं, 4 घंटे का वर्कशॉप कर रहे हैं, तो या कोई किताब है गर्भ संस्कार की पढ़ रहे। एक दिन पढ़ा तो गर्भ संस्कार होंगे, या एक दिन का कोई वर्कशॉप करके गर्भ संस्कार हो सकते हैं? नहीं। गर्भ संस्कार ये पूरे 9 महीने 9 दिन का विधि है। इसका मतलब 9 महीने 9 दिन हर रोज अगर वो संतान ग्रो हो रही है तो हर रोज माँ ने कुछ करना जरूरी है, क्योंकि बेबी के अनेक ऑर्गन्स जो है वो एक दिन में डेवलप नहीं हो रही। वो क्वालिटी जिसकी बात जो हमने की, वो क्वालिटी जो है वो एक दिन में निर्माण नहीं हो रही, वो हर रोज बन रही है और इसके लिए हर रोज वो करना जरूरी है। सो रूटीन में हम हमेशा बताते हैं कि जैसे कि आज माएँ गर्भावस्थित अवस्था में बेबी को समय नहीं दे पाती या नहीं देती है, क्योंकि उनको लगता है कि मेरा करियर इम्पॉर्टेंट है, मेरा जॉब इम्पॉर्टेंट है, मेरी ड्यूटी इम्पॉर्टेंट है। और ज़्यादातर पेरेंट्स का सोच क्या रहता है, माता पिता का, कि आज नहीं, जन्म के बाद में हम देंगे, पैसा देंगे, अच्छा स्कूल देंगे, सब कुछ है जन्म के बाद देंगे। बट जन्म के बाद में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम बदल नहीं सकेंगे। जो कैपेसिटीज़ की मैंने बात की थी, जिन क्वालिटीज़ की मैंने बात की है, वो सारी क्वालिटीज़ और कैपेसिटीज़ 9 महीने 9 दिन के दौरान बन रही है। और ये बनने के लिए कोई एक दिन कार्य करके नहीं चलेगा, बल्कि हर रोज कंसिस्टेंसी के संग कुछ काम करना होगा। जैसे रूटीन की हम बात करते हैं, सबसे बेस्ट समय, हर दिन का बेस्ट समय जो बताया गया है उसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। मॉर्निंग 2 बजे से लेके 5 बजे का ये समय है। तो इस समय से ही कुछ गतिविधियां, कुछ एक्टिविटीज करनी जरूरी है। सो वहां से लेके पूरे 24 आवर्स के इस जर्नी में, मतलब हर गर्भवती माँ को या हर इंसान को 24 घंटे का समय मिला है। तो इन 24 घंटों में उन माओं ने कुछ समय बेबी के लिए हर रोज कंसिस्टेंटली देना जरूरी है। इससे 2 फायदे होते हैं। एक फायदा कि उस माँ को रूटीन मिल जाता है, और जब रूटीन मिल जाता है तो कई सारी इश्यूज, जैसे मानसिक स्वास्थ्य का आपने जिक्र किया था पिछले एपिसोड में, तो वो मानसिक स्वास्थ्य बेटर बनने के लिए, बेहतर बनने के लिए मदद हो जाती है। माँ अपने आप को बेहतर बना पाती है, और अपने आप को बेहतर बनने की वजह से अपने आप उस संतान के ऊपर भी कुछ बेहतर असर होता है। सो रूटीन बहुत जरूरी होता है। किसी भी चीज़ की आदत हो जाए, रूटीन कंसिस्टेंसी आने की वजह से क्या होता है कि अंदर में वैसा चेंजेस निर्माण होना शुरू हो जाता है। वो चेंज जरूरी है। प्रॉब्लम क्या होता है कि आज एक दिन कर लिया, आज आपको अच्छा महसूस हुआ, आज आपका अच्छा मूड है, कल मूड बिगड़ गया है, आपने कुछ नहीं किया है, तो उसका गलत असर भी होने वाला। मतलब आप प्रयास करके, अच्छा प्रयास करके कुछ अच्छा बना रहे हैं, और जिस दिन प्रयास नहीं कर रहे उस दिन ये अच्छा बनाया हुआ वापस माइनस में जा रहा है। सो आप एक दिन करेंगे, एक दिन नहीं करेंगे, इसका मतलब वापस वहीं पे बैलेंस होने वाला है। आपको ये डे बाय डे आपका मानसिक स्वास्थ्य, आपकी एनर्जीज, आपके बेबी के लिए बेहतर बनाए रखनी है, और ये रूटीन से ही मुमकिन है। रूटीन होगा तो डे बाय डे ये आप आगे बढ़ते जाएंगे, और आपके अंदर का वो हौसला, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी एनर्जी, आपकी भावनाएं बेस्ट बनने में मदद होगी। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, मैं दर्शकों से जब भी पूछता हूँ, मतलब
वर्कशॉप के दौरान जब पूछता हूँ कि कितना समय आप आपके बेबी को दे पाते हैं या देते हैं, सो नॉर्मली मैंने देखा है कि 97% लोग बेबी को जन्म के पहले, मतलब उस संतान को जन्म के पहले समय नहीं देते, उस वक्त समय नहीं होता है। और जो देते हैं उनके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है। कभी कभी वीकली एक बार छुट्टी के दिन हम 2 घंटे बैठकर मेडिटेशन कर रहे हैं। आप कर रहे हैं ये अच्छी बात है, बट जो नहीं कर रहे उनके लिए तो बहुत गलत है या बुरा है। सो जो कर रहे हैं उन्होंने एक साथ 2 घंटे 4 घंटे करने की जरूरत नहीं। मैं बताता हूँ कि एटलीस्ट 90 मिनट 90 मिनट्स उस माँ ने हर रोज कंसिस्टेंटली उस संतान को बेहतर बनाने के लिए, अपने जर्नी को सेलिब्रेट करने के लिए देना जरूरी है। जी बिल्कुल डॉक्टर। तो दोस्तों, अपने बच्चे को वक्त देना बहुत ज़रूरी है। जब बच्चा आपके गर्भ में पल रहा है तो उसको सही एक्टिविटीज़ के साथ उसको सही समय देना बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर, अक्सर जो माएँ होती हैं वो चाहती हैं कि कुछ विशेष गुण उनके बच्चों में हो, तो वो गुण कैसे विकसित कर सकती है अपने बच्चों में? पहली बात तो मैं ये प्रश्न 2.5 लाख माँओं को पूछ चुका हूँ कि आपको कैसी संतान चाहिए। हाँ, तो हर माँ और पिता का पहला आंसर जो होता है वो आंसर क्या होता है, मुझे सर्वगुण संपन्न एक्स्ट्राऑर्डिनरी संतान चाहिए। अभी सर्वगुण संपन्न मतलब क्या, तो उनको उसकी क्लैरिटी नहीं। बस हर कोई बोलता है कि कैसी संतान चाहिए, तो सर्वगुण संपन्न। सर्वगुण संपन्न संतान मतलब क्या, ऐसे कौन से गुण, कौन सी क्वालिटीज आपको आपके बेबी में चाहिए, उसकी क्लैरिटी नहीं है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हर महीने वो जो महिलाएं हैं किसी ग्रोसरी शॉप से या किसी मार्ट से, किसी मॉल से घर का जो सामान है वो भर रही है, घर की जो ग्रोसरी है वो लेकर आ रही है। जब आप लिस्ट बनाकर वो ग्रोसरी लाने के लिए जाते हैं तब क्या लेकर आते हैं आप? जो लिस्ट बनाई है वो मेक श्योर करते हैं कि वो लेके आए, मतलब जो लिस्ट में लिखा है एटलीस्ट स्पेसिफिकली उतना सब लेकर आने की कोशिश करते हैं, लेकर आते हैं। अब जब बिना लिस्ट बनाए किसी मॉल में जाते हैं तो क्या लेके आते हैं? कुछ भी उठा के ले आते हैं। एग्जैक्टली। और यही पॉइंट आउट मैं करना चाहता हूँ कि बेबी को जन्म देने जा रहे हैं, संतान को जन्म देने जा रहे हैं, तो वेयर इज दैट लिस्ट? अगर लिस्ट नहीं है इसका मतलब कुछ भी आने वाला है। मतलब ऐसा स्पेसिफिकली आपने कुछ डिसाइड नहीं किया है कि मुझे मेरी संतान के अंदर कौन सी क्वालिटीज, कौन से गुण होनी चाहिए। वो स्पेसिफिक लिस्ट अगर होंगी, लिस्ट यानी आप सोचेंगे तो शायद आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके कोक में आपके संतान को बना रहा है, तो वो सोचना आपके विचारों में, आपकी भावनाओं में वो क्वालिटीज होनी जरूरी है। अगर आपके सोच में होंगी तो शायद सच में होंगी, सोच में ही नहीं है तो सच में कहाँ से होगा? एंड दैट्स द रीज़न कि वो सोच में होना जरूरी होगा। और सोच में आने के लिए कैसा होता है, मैं ये प्रश्न पूछने के बाद में कई सारी माएँ मुझे बताती कि सर मन में है, मैंने फिजिकली लिस्ट तो नहीं बनाई, मेरे बेबी में कौन से गुण होने चाहिए उसकी लिस्ट है, बट वो फिजिकली रिटर्न नहीं मेरे मन में है। उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ प्रॉब्लम क्या है पता है, मन का। जब मूड अच्छा है तो मन में अच्छे अच्छे ख्याल आते हैं। जिस दिन मूड बिगड़ा हुआ है उस दिन वो अच्छे ख्याल नहीं आते। बट वो अपने रिटर्न लिख कर रखे हुए है, जो क्वालिटीज है आपके बेबी के बारे में आपने सोची है, वो अगर आपने लिख कर रखी है तो मूड खराब होने के बावजूद भी हम उन्हें याद कर सकते हैं बिकॉज ऑफ लिस्ट। और इसी वजह से वो लिस्ट बनानी जरूरी है। इसका एक इतिहास का उदाहरण देना चाहूंगा कि मतलब क्वालिटीज को क्यों सोचना है। हम सिर्फ जनरल सेंटेंस कर रहे हैं कि मुझे सर्वगुण संपन्न संतान चाहिए। सर्वगुण संपन्न यानी ऐसी कौन सी क्वालिटी आप आपके बेबी में पाना चाहते हैं, वो क्वालिटी के बारे में आपने जिक्र नहीं किया है, और मुझे लगता है कि वो जिक्र करना जरूरी है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी की माता ने वो जिक्र किया था। कैसे? माँ को पता था, माँ ने संतान को जो जन्म दिया वो किस लिए दिया? हिंदवी स्वराज्य बनाने के लिए। हिंदवी स्वराज्य निर्माण करना ये उस माँ का सपना था, और मेरी संतान इस जन्म लेकर हिंदवी स्वराज्य निर्माण कर पाएगी या उन्हें करना है, ये सोचते हुए माँ ने 9 महीने 9 दिन को बिताया है। तो उस माँ को पता था कि हिंदवी स्वराज्य निर्माण करना है तो मेरे बेबी के अंदर कौन से गुण और कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, और उस माँ ने वैसी ही जो सोचा था कि ये क्वालिटीज मेरे बेबी के अंदर चाहिए, जैसे राजतंत्र है, राजनीति है, युद्ध तंत्र है, या अनेक सारी चीजें, माँ ने वो सब कुछ सिखाया था। मतलब वो सोचा था मन में, और वैसी ही गतिविधियां उस 9 महीने 9 दिन के दौरान प्रैक्टिस की। और शायद वही रीजन है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी के अंदर
इतने बेहतर गुण, मतलब एक राजा के गुण, वो युद्ध तंत्र से लेके राजनीति से लीजिए या हर तरह से वो क्वालिटीज़ हमें देखने के लिए मिलती है। और शायद वो क्वालिटीज़ वो माँ ऐड कर पाई, यही रीज़न है कि इतनी कम उम्र में छत्रपति शिवाजी महाराज पूरे वर्ल्ड के ऊपर इम्पैक्ट कर पाए। सो दैट्स वाई माँओं ने, जितने भी दर्शक मुझे सुन रहे, वो हर गर्भवती माँ को मेरा कहना इतना ही रहेगा कि सिर्फ सर्वगुण संपन्न संतान ऐसा ना बोलकर एग्जैक्टली कौन सी क्वालिटीज़ आपको आपके बेबी में चाहिए, जैसे कि दिमागी तौर पे शार्प, वो शार्पनेस के बारे में बताइए। सो इस तरह से बेबी का कंसंट्रेशन कैसा हो, उसके बारे में आप सोच सकते हैं। बेबी का पीस, स्टेबिलिटी, जैसे स्वामी विवेकानंद जी का नाम लिया तो हमारे दिमाग में वो पीस और स्टेबिलिटी का आता है। तो इस तरह से स्पेसिफिकली क्वालिटीज़ को आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सी क्वालिटी आप आपके बेबी में चाहते हैं। तो वो अगर सोचेंगे तो शायद पाएंगे, सोचेंगे नहीं तो पाने का सवाल ही नहीं है। सो इसीलिए मैंने कहा कि सोचिए और उसको एक लिस्ट बनाकर आंखों के सामने बार बार देखते रहिए। शायद बार बार वो आपको आंखों के सामने दिखेगा, बार बार आपके मन में आएगा तो शायद बनते समय अंदर जो प्रोसेस हो रहा है संतान, उस संतान के अंदर भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस संतान के अंदर भी ये क्वालिटीज़ ऐड कर पाएगा, ऐसा मुझे लगता है। सो ये करना ज़रूरी है। मैं जितने भी दर्शक हैं, जितनी भी गर्भवती माएँ हमें सुन रही हैं, उनको मैं ज़रूर ये बताना चाहूँगा कि ये ज़रूर फॉलो कीजिएगा। दोस्तों, गर्भ संस्कार या गर्भ संस्कार से संबंधित कोई भी सवाल आपके मन में या कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए डिटेल्स पर संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर, अभी आपने कुछ गुणों की बात की, बहुत सारे गुणों की बात आपने बहुत डिटेल में हमें समझाया। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ऐसे कौन से गुण हैं जो आप चाहते हैं या आपके हिसाब से वो हर एक बच्चे में जरूर होने चाहिए? ये तो अपना अपना हर माता पिता का जो पर्पस है बेबी को जन्म देने का, उस पर्पस के रिलेटेड होना चाहिए। फिर भी मैं यहाँ पे ज़रूर बताना चाहूँगा कि जैसे आज कलयुग है, डिजिटल युग है, तो आज के युग में अगर जो जैसे कि शार्पनेस, दिमागी तौर पे वो संतान शार्प हो, तो वो शार्पनेस के लिए, तो शार्पनेस कैसे आ रहा है? दिमाग से आ रहा है। तो शार्पनेस के लिए कुछ एक्टिविटीज, जैसे इजराइल का करिकुलम हमने पढ़ा तो वहाँ पे समझ में आया कि वहाँ की हर माएँ जो है वो अपने बेबी को बेहतर बनाने के लिए दिमागी रिलेटेड कुछ कार्य कर रही है, आदतें प्रैक्टिस कर रही है, जैसे कि शतरंज का खेल है। सो वहाँ पे आपका लॉजिकल माइंड लग रहा है, सो आपको लॉजिक लगाना लग रहा है, मतलब पढ़ रहा है, दिमागी तौर से हम वो माँ एंगेज हो रही है, वहाँ पे सोच रही है कुछ अलग था। तो इस तरह से वो शार्पनेस के लिए राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, इन सारी चीज़ों के रिलेटेड की कुछ प्रैक्टिसेस, जैसे ब्रेन जिम का जिक्र किया जाता है कि राइट और लेफ्ट ब्रेन के रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ माओं ने करनी चाहिए। कुछ क्रिएटिव टास्क, जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि क्रिएटिव टास्क का कैसे असर होता है। हमारा जो पिछला दौर था, हम 40 साल 45 साल पहले का अगर दौर देखेंगे तो उस वक्त की जो माएँ रहती थी, पहले तो वो माएँ हाउसवाइफ रहा करती थी, उनके पास में समय रहता था, तो वो माँ क्या करती थी कि बेबी को बेहतर बनाने के लिए मार्केट से वो उल लेकर आते थे, और जब भी समय मिला, पूरे दिन में जब भी समय मिला है, वो माँ ने हाथ में वो उल लिया और स्वेटर बनाना शुरू, मतलब माँ एंगेज रहा करती थी। सो मुझे बताइए, जब कोई माँ जो गर्भवती स्त्री है वो हाथ में उल लेकर बेबी के लिए स्वेटर बना रही है, उस वक्त उस माँ के मन में ख्याल किसका आएगा? किसके बारे में सोचती होगी वो माँ? उस बच्चे के बारे में। एग्जैक्टली। मतलब वो संतान कोख में है, बट दिमाग में कौन है? संतान। मतलब माँ ये स्वेटर बनाते समय पूरी तरह से बेबी के ऊपर फोकस्ड है, बेबी के बारे में सोच रही है, तो ऑटोमेटिकली वो लव एंड कनेक्शन, केयरिंग एंड अटैचमेंट, आज अगर हम देखेंगे हर माँ बेबी को जन्म देने के लिए मतलब एक्साइटेड रहते, क्यूरियस रहते, बट जन्म के बाद में क्या हो रहा है? वृद्धाश्रम बढ़ रहा है आज। सो ये क्यों हो रहा है? मुझे लगता है कि ये जो लव एंड कनेक्शन जो है वो कहीं तो मिसिंग है। पहले की माएँ ये सारी एक्टिविटीज़ किया करती थी, क्रिएटिव टास्क किया करती थी, तो मन में मतलब वो जो हाउसवाइफ रहा करती थी वो एक बार नहीं, उसको पूरे दिन में जब भी 5-10 मिनट का समय मिला है, फुर्सत मिले काम से, उन्होंने तुरंत वो हाथ में उल लिया और स्वेटर बनाना शुरू। तो इससे क्या हो रहा है कि पूरे दिन में ये माँ कम से कम 10, 15, 20 बार वो हाथ में उल लेकर स्वेटर बना रही है।
तो कम से कम 20 बार या 15 बार वो माँ दिमागी तौर से वो इमोशनली उस संतान से कनेक्ट हो रही है। आज क्या दौर है, आज की इस भागदौड़ की मतलब दुनिया में वो जो गर्भवती स्त्री है, सुबह से लेकर शाम तक खुद की जिम्मेदारी, पति की जिम्मेदारी, ऑफिस की जिम्मेदारी, ये सारी जिम्मेदारियों को पेलते पेलते संभालते संभालते क्या हो रहा है, कई बार वो आज की माँ जो है भूल रही है कि मेरी कोख में संतान भी है। जी बिल्कुल। और मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस है ये। मतलब आज माँ को पता ही नहीं है, कई बार वो भूल रही है, और पहली वाली माँ दिन में 15 बार 20 बार उस बेबी से कनेक्टेड है। सो ये बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा गैप है। तो इसीलिए इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है, ये जो गतिविधियाँ प्रेगनेंसी के दौरान करनी है, वो इमोशनली भावनात्मक रूप से उस बेबी से आपको कनेक्ट कर पा रही है। एंड दैट्स द रीज़न कि बेबी और माँ का वो कनेक्शन बना हुआ है। और ये ज़रूरी भी क्यों है, मैंने ये बार बार जिक्र किया, क्योंकि आज जो संतान है, माँ के कोख में जो संतान है, वो संतान कोई अलग पर्सनैलिटी नहीं है। वो संतान उस माँ के शरीर का हिस्सा है, और शरीर का हिस्सा होने के कारण माँ की उन सारी भावनाओं का बेबी के ऊपर, उस संतान के ऊपर डायरेक्ट असर हो रहा है। मतलब जैसे ये मेरा हाथ मेरे शरीर का हिस्सा है आज, तो मेरी भावनाओं का मेरे शरीर के ऊपर, मतलब जैसे मेरा मूड नहीं तो मेरे पैर चलते नहीं है, मुझे कहीं जाने का मन नहीं करता है, मतलब मेरी भावनाओं का ऊपर असर जो है मेरे पैर के ऊपर हुआ, मेरे हाथ के ऊपर हो रहा है, क्योंकि ये पैर और हाथ मेरे शरीर का हिस्सा है। सेम वे से आज माँ के कोख में, माँ के प्लासेंटा से अटैच्ड जो संतान है, वो संतान भी माँ के शरीर का हिस्सा है, वो कोई दूसरी पर्सनैलिटी नहीं है। एंड दैट्स द रीज़न कि जब तक ये अटैच्ड है तब तक ये माँ बहुत कुछ कर सकती है, और ये करना जरूरी भी है। सो इस तरह से ये गतिविधियाँ हैं, ये जानकर अंडरस्टैंड करके ये करेंगी वो माएँ, अगर ये एक्टिविटीज़ करती है तो डेफिनेटली उसका बहुत अच्छा असर माँ के ऊपर भी, माँ के हेल्थ के लिए, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ के लिए भी, और उस संतान के ऊपर भी, और संतान के बेहतर बनने के लिए, उन क्वालिटीज़ को निर्माण करने के लिए होता है। इस वजह से ये एक्टिविटीज़ करना जरूरी है। जी डॉक्टर, बिल्कुल। तो डॉक्टर, ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि कई जो पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं, वो चाहते हैं कि उनका बच्चा फुर्तीला हो, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो और एनर्जेटिक हो, तो उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? सिंपल सा सवाल है। जैसे वो संतान अगर बेहतर स्फूर्तिली होनी चाहिए, तो उसका आसान जवाब है, माँ को भी इस 9 महीने 9 दिन के दौरान स्फूर्तिला और वैसा ही चुस्त रहना है। उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट जो है वो संतान के ऊपर आ रहा है। और जैसे मैंने कहा था कि ये स्फूर्तिली माँ होनी चाहिए। कहते हैं ना कि शेर के बच्चे को शेर का बच्चा कहा जाता है। तो जो माँ है वो अपने बेबी को बेहतर बनाने वाली है, तो माँ को भी बेहतर बनना होगा। तो मैं, हमारी जो दर्शक, हमारे जो वर्कशॉप के लिए जो लोग आते हैं, माएँ आते हैं, तो उनको मैं हमेशा बताता हूँ कि आप शेरनी हो। आप अगर शेरनी है तो यस, आपके जैसी ही वो संतान बनेगी। आप अगर हारी हुई है, गिव अप किया हुआ है, तो इसका असर उस संतान के ऊपर भी होने वाली। सो माँ ग्रेट है तो संतान भी ग्रेट है, माँ स्फूर्तिली है तो वो संतान भी स्फूर्तिली रहने वाली है। तो इट्स अ रिप्लिकेशन। माँ जैसी भावनाओं से रहेगी वैसी संतान बनने वाली है। सो माँ का स्फूर्तिला रहना, माँ का, जैसे मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि माँ का पूरे 9 महीने 9 दिन के लिए हैप्पी, एक्टिव, क्रिएटिव, एनर्जेटिक, पीसफुल, स्टेबल एंड पॉजिटिव बने रहना इम्पॉर्टेंट है। जी बिल्कुल। डॉक्टर, ऐसी कई सारी माएँ हैं जिनको बोला जाता है कि आप मंत्र का उच्चारण करें। जब आपके गर्भ में कोई संतान पल रही है तो मंत्र का उच्चारण करने से उस पर बहुत पॉजिटिव असर पड़ता है। इसकी कोई खास वजह है जो हमारे देश में लोग इतना मंत्र उच्चारण को वैल्यू देते हैं? यस, वजह है, उसकी साइंटिफिक वजह है जी। जैसे कि हमारा मेडिकल साइंस बताता है कि हमारा ब्रेन जो है वो अलग अलग तरंगे निर्माण कर रहा है जी। जिसे अल्फा, थीटा, डेल्टा, गामा हम कहते हैं। और ये जो ब्रेन की तरंगे है, इन मंत्रों का हमारे ब्रेन के तरंगों से सीधा रिलेशंस है। कहा जाता है कि जितनी ब्रेन की तरंगे लो रहेगी उतना पीस और स्टेबिलिटी आता है। सो ये डायरेक्ट रिलेशंस है। आपके ब्रेन की जितनी कम ये फ्रीक्वेंसी रहेगी, वो तरंगे रहेंगी, उतना ही पीस और स्टेबिलिटी आपके अंदर आता है। सो गर्भवती माँ को भी इस प्रेगनेंसी के दौरान पीसफुल और स्टेबल बने रहना है। सो वो पीस और स्टेबिलिटी के लिए
उस माँ की ब्रेन की तरंगे जो है वो लो लेवल पे होनी, कम लेवल पे होनी जरूरी है। तो वो कैसे अचीव किया जाता है? मंत्र जो होते हैं, मंत्र यानी क्या है? वो तरंगे है। जब वो तरंगे हम सुनते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी ब्रेन की तरंगे जो है वो लो हो जाती है, ब्रेन की फ्रीक्वेंसीज लो हो जाती है। और जब ब्रेन की फ्रीक्वेंसी लो हो जाती है तो ऑटोमेटिकली पीस और स्टेबिलिटी प्राप्त होता है। इसका एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा। मान लीजिए कि यहाँ पे हम एक 100 लोग बैठे हुए इस हॉल में, और यहाँ पे कुछ सितार, संतूर जैसा एक पीसफुल और लो तरंगों वाला म्यूजिक बजाया जाएगा, तो अगले 10 मिनट में यहाँ पे माहौल कैसा देखने के लिए मिलेगा? पीसफुल। एग्जैक्टली लोग एकदम मतलब हाथों पैरों के मूवमेंट्स बंद कर देंगे, ऐसे शांत बैठ जाएंगे। और यदि इसी हॉल में मैंने डीजे लगाया तो क्या होगा? डांस करेंगे लोग। एग्जैक्टली मतलब यहाँ पे साइंटिफिकली कुछ हुआ है। क्या हुआ पता है? जब मैंने पीसफुल म्यूजिक प्ले किया, यानी लो फ्रीक्वेंसी का म्यूजिक प्ले किया, तब उस लो फ्रीक्वेंसी की म्यूजिक की वजह से ब्रेन की फ्रीक्वेंसीज रिड्यूस हो गई, ब्रेन की फ्रीक्वेंसी कम हो गई। और जब ब्रेन की फ्रीक्वेंसी कम हो गई तो लोग स्टेबल हो गए, हाथों पैरों के मूवमेंट्स रुक गए। और वही जब मैंने हाई फ्रीक्वेंसी वाला यानी डीजे वाला म्यूजिक प्ले किया तो क्या हुआ? उस हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से हमारी ब्रेन की फ्रीक्वेंसीज हाई हो गई। और जब ब्रेन की फ्रीक्वेंसीज हाई हो जाती है तो लोग नाचने लगते हैं, हाथों पैरों के मूवमेंट्स करना शुरू कर देते हैं। व्हाट इट इंडिकेट्स? ये इंडिकेट करता है कि लोअर द ब्रेन फ्रीक्वेंसी हायर द स्टेबिलिटी, एंड हायर द ब्रेन फ्रीक्वेंसी लोअर स्टेबिलिटी। सो ये फ्रीक्वेंसी साइंस के हिसाब से जो मंत्र हम पढ़ते हैं, मंत्रोच्चार जो किया जाता है, उन मंत्रों के माध्यम से तरंगे निकलती है और वो तरंगे आपके ब्रेन को फ्रीक्वेंसी के तौर पे लो लेवल पे लेके आते हैं और आपको पीस और स्टेबिलिटी देते हैं। ये इसके पीछे का साइंस है। और इसी वजह से ये मंत्रोच्चार या जो प्रेगनेंसी के दौरान पीसफुल म्यूजिक्स हमको सुनने की सलाह दी जाती है, वो सुनना जरूरी है। आई होप कि साइंटिफिक वे से आपको इसका आंसर मिला। जी बिल्कुल डॉक्टर, आज आपने हमें और हमारे दर्शकों को गर्भावस्था में जिस तरीके की रूटीन फॉलो की जानी चाहिए उसके बारे में बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हम आपको फिर मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में डॉक्टर विष्णु माने जी के साथ, और जानेंगे गर्भावस्था से रिलेटेड और भी कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।